नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हम पढ़ रहे थे लेव असिस्टेंट भूगोल के लिए, जो आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट है, जो आपका सिलेबस है, उसको कवर कर रहे थे। ये क्लासें लेब असिस्टेंट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ जो एनसीईआरटी पार्ट आता है फर्स्ट ग्रेड, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, स्कूली बच्चों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज जो अपना अध्याय रहने वाला है, ये कक्षा 11 का लास्ट अध्याय रहने वाला है। इसके बाद अपन कक्षा 12 की पढ़ेंगे और अगले 10 से 15 दिन में कक्षा 12 को कवर करेंगे। और इसी के साथ जो आपका सिलेबस है वो पूर्ण हो जाएगा, जो निःशुल्क अपने यूट्यूब पर चल रहा है। साथ ही साथ मार्केट में अपनी 2 किताबें चल रही है और टेस्ट सीरीज चल रही है, गोल गुरु अकेडमी, जो अपना ऐप है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। उस पे किताबों की खासियत बता दूं, बहुत अच्छी चल रही है मार्केट में। इसलिए चल रही है कि बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सीक्वेंस में, अच्छी क्वालिटी के साथ, सरल भाषा में सारे फैक्ट को सम्मिलित करते हुए उन किताबों का संकलन किया गया है। तो मार्केट में आप ले सकते हैं। एक अपनी ऑब्जेक्टिव किताब है, एक जो ये यहाँ पर नोट्स पढ़ाए जाते हैं, इनकी क्या है, पीडीएफ आपको बुक के रूप में मिलेगी। तो दोनों आप मार्केट से जाकर प्राप्त कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन चेक करने के लिए प्ले स्टोर से जाकर अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अध्याय 14 है ये, जैव विविधता और संरक्षण की, इसमें अपन बात करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अपना सिलेबस लगभग आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कक्षा 11 अपन कवर कर रहे हैं, आज पूरी कक्षा 11 कवर कर लेंगे। उसके बाद कक्षा 12 को कवर करेंगे और फिर इन दोनों का जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि एलडीसी के लिए भी आपको निःशुल्क यहाँ पर साइंस सुनीता मैम द्वारा पढ़ाई जाएगी। संपूर्ण साइंस आपको पढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ लैब असिस्टेंट का जो पहला जीके वाला पार्ट है, उसको मैं ऑब्जेक्टिव सवालों के माध्यम से संपूर्ण जो सिलेबस है उसको हल कराने का प्रयास करूंगा। तो जुड़े रहे आपके अपने गोल गुरु अकेडमी से और इसको शेयर करें। जो यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे जैव विविधता और संरक्षण। सबसे पहले बात करेंगे जैव विविधता की, कि जैव विविधता होती क्या है और किस प्रकार अपन इसका संरक्षण कर सकते हैं। देखिए, पहला सवाल तो पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपके 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अब देखो, 22 से आपको 3 याद रखना है। 3 कैसे? देखो, 22 मार्च, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। अब जल होगा तभी तो पृथ्वी होगी। बिना जल के अपन कल्पना नहीं कर सकते पृथ्वी की। पृथ्वी तो होगी, पृथ्वी का सारी तब है जब यहाँ पर मनुष्य निवास करता है। तो 22 मार्च, मार्च के बाद में क्या था? अप्रैल। तो 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। और जब पृथ्वी होगी तो उसी पे ही तो जैव विविधता होगी। तो जैव विविधता 22 मई को मनाई जाती है। अब देखो, मार्च से पहले क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो फरवरी, 21 फरवरी बहुत बार पूछा जाता है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। कब है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये बहुत सारे फैक्ट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके लिए होमवर्क है भाई, मैंने बता भी रखा है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये बताओ, आपके लिए गोला छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये पर्यावरण दिवस। ठीक है भाई। तो देखते हैं अच्छी तरीके से इस अध्याय में। अध्याय की रूपरेखा इस प्रकार है। जैव विविधता क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, अर्थ देखेंगे और विकास का इतिहास देखेंगे। जैव विविधता के स्तर जो है, 3 स्तर है। एक तो आनुवंशिक जैव विविधता, दूसरी प्रजातीय और तीसरी पारितंत्रीय। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है पारितंत्र, इसको मैं आगे बताऊंगा कि पारितंत्र क्या होता है। जैव विविधता का महत्व है, मतलब पारिस्थितिकी, आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी क्या भूमिका है। ह्रास और संरक्षण, इसके कारण जानेंगे। संकटापन्न प्रजातियों का अध्ययन करेंगे तथा संरक्षण के उपाय देखेंगे। जल्दी जल्दी लेंगे, चीजें एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं लिया गया है, जो आपके सिलेबस में
इसके अलावा कोई फैक्ट है तो वो मैंने टेस्ट सीरीज में डाल दी है, बुकों में डाल दिया गया है। ये अपन प्रॉपर जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। हालांकि कुछ चीजें बाहर से आती है लेकिन 80% यहीं से आएगी। जैव विविधता की उत्पत्ति, देखो सबसे पहले बात करें तो आप भू आकृतिक प्रक्रियाएं देख चुके हैं कक्षा 11 में ही। जो पुरानी क्लास है उसमें अपन ने भू आकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है। तो भू आकृतिक प्रक्रिया विशेषकर अपक्षय, एक होता है अपर्दन, एक होता है अपक्षय। अपर्दन का मतलब किसी चट्टान का टूट के दूसरी जगह चला जाना, वो क्या होता है, अपर्दन होता है। अपक्षय क्या होता है, क्षय मतलब नाश होना, अप मतलब उसी जगह, तो अपक्षय मतलब होता है किसी भी चट्टान का उसी जगह टूटकर महीन कणों में बदल जाना, क्या होता है, अपक्षय होता है। तो अपक्षय के विषय में पहले पढ़ चुके हैं। ये अपक्षय जो है प्रावार वेदरिंग मेंटल वनस्पति विविधता का आधार है। जो प्रावार में वनस्पति है, अपक्षय उसका आधार है, क्योंकि चट्टान महीन कणों में टूट जाती है और वनस्पति को बड़ा होने का आधार प्रदान करती है, अतः इसे जैव विविधता का आधार माना जाता है। तो अपक्षय को क्या माना जाता है, जैव विविधता का आधार माना जाता है। देखो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा और जल ही अपक्षय में विविधता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का मुख्य कारण है। सौर ऊर्जा और जल ही अपक्षय में क्या विविधता और इसके परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न जैव विविधता है इसका मुख्य कारण माना जाता है। तो ये सारे कारण ही है भाई, अपक्षय भी है जिसे विविधता का आधार कहते हैं, ऊर्जा जरूरी है, जल भी जरूरी है, इनमें से कोई आश्चर्य नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जहाँ ऊर्जा व जल की उपलब्धता अधिक है वहां जैव विविधता भी व्यापक स्तर पर उपलब्ध है। इसका सार देखते हैं। देखो ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, खूब सारी ऊर्जा मिलती है ना। और हर दोपहर 2 बजे बाद यहाँ पर सवैनीय वर्षा भी होती है, मतलब जल भी उपलब्ध है और अधिक ऊर्जा भी मिलती है। इस कारण यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। संसार की सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय भाग में मिलती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। यहाँ जो है, यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो देश है वहां पर संसार की सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलेगी। अब देखो जैव विविधता के विकास की अपन बात करेंगे तो आज की जैव विविधता 2.5 से 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम है। ऐसा नहीं कि कल का ही परिणाम है, कितना, 2.5 से 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम है वर्तमान में आप जो जैव विविधता देख रहे हैं। जैव विविधता दिवस 22 मई याद रखना भाई। संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ तक है, लेकिन सही जो है अनुमान क्या है, 1 करोड़ है। 1 करोड़ प्रजाति, 1 CR प्रजाति आपको ऑथेंटिक देखने को मिल सकती है। लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर थी आज विलुप्त हो चुकी है। मतलब 99% प्रजातियां तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग विलुप्त हो चुकी है। पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। ये एनसीईआरटी के फैक्ट है भाई, तो आप इनको दिमाग में छाप लेना। आगे चलते हैं। जैव विविधता क्या है, देखो जैव विविधता को आसान शब्दों में अपन देखें, बना के लाया हूं, एनसीईआरटी से निकाल के लाया हूं। बायो मतलब जीव, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता देखो अलग है। ये इस प्रकार से, ये जीव इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, मतलब किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहा जाता है। इसका संबंध क्या है, पौधों के प्रकार, प्राणियों और सूक्ष्म जीवाणु से है, उनकी आनुवंशिकी से है, उनके द्वारा निर्मित जो पारितंत्र है उससे है, एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता से इसका संबंध है, विभिन्न पारितंत्रों में विविधता से भी जैव विविधता का संबंध है। जैव विविधता सजीव संपदा है भाई, कैसी है, सजीव संपदा है, विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। अपन ने देखा 2.5 से 3.5 करोड़ वर्षों का परिणाम है। तो समझ में आया जैव विविधता क्या है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में क्या पाए जाने वाले जीवों की संख्या, जीव या पादपों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता का वितरण, पानी पी लेते हैं भाई एक बार।
देखो भाई, जैव विविधता के वितरण की बात करें तो जैव विविधता पृथ्वी पर एक जैसी नहीं है एक जैसी नहीं है। जैव विविधता भूमध्य रेखा के आसपास अधिक मिलेगी, ध्रुवों के पास क्या मिलेगी, कम मिलेगी। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे जैव विविधता कम होती जाएगी, ये भी एक फैक्ट है। उगर उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जैव विविधता सर्वाधिक होती है, मतलब कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती है। अब देखो, विविधता कम हो जाती है और जीवधारियों की, प्रजातियों की विविधता जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे कम होती जाएगी, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। जीवधारियों की संख्या तो अधिक होती जाती है लेकिन वो एक ही प्रजाति के होते हैं। विभिन्न प्रजातियां, अलग अलग प्रजाति की भिन्नता जो है सर्वाधिक भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आई है। क्यों कमी आई है? कि मानव ने, दानव रूपी मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस संसार को तहस नहस कर दिया है। जहां जैव विविधता हो चाहे नहीं हो, यदि मानव को आवश्यकता है तो उसको सल्टा देगा। देखा ना भाई? देखते हैं, अरे सांस्कृतिक अधिवास का निर्माण, प्राकृतिक जो आवास है उनको नष्ट करके ही तो बनाया जा रहा है। मानव अपना घर बना रहा है, अपन अपना घर बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? इस पर्यावरण के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। कहीं से पत्थर निकाल रहे हैं, कहीं अपने को घर बनाना है। जहाँ शहर बसे हैं वहाँ कभी पहले खेत हुआ करते थे, मतलब वहां पर कितने पेड़ पौधे झाड़ियां जीव जंतु रहा करते थे। जंगल के जंगल मानव ने नष्ट कर दिए, मतलब जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी है क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक दोहन होने के कारण वे विलुप्त होने लगती है। मतलब किसी का अपन आवश्यकता से अधिक दोहन करेंगे तो वो विलुप्त हो जाएगी भाई। देखो, पहली गिरजिड़ा ना, मैं छोटा जरा, गिरजिड़ा मतलब सबसे सफाई करने वाला शानदार पक्षी था गिरज, लेकिन क्या है, विलुप्त हो चुका है वो। तो धीरे धीरे वैसे ही गोडाउन, गोडाउन क्या है अभी, रेड डाटा बुक में गोडाउन की एंट्री हो चुकी है, मतलब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। जो क्या है अपना राज्य पक्षी है ना गोडाउन। जैव विविधता के 3 स्तर है। पहला है आनुवंशिक जैव विविधता, दूसरा है प्रजातीय जैव विविधता और तीसरा है पारितंत्रीय जैव विविधता। अब देखो, ये जेनेटिक स्पेसिस, इकोजिटम, ये सारी चीजें भाई आप देख लेना, मेरे को तो इंग्लिश ज्यादा आती नहीं है। जैव विविधता को इन 3 स्तरों पर समझाया जा सकता है। देखो, आनुवंशिक जैव विविधता जेनेटिक में अपन समझाएंगे, स्पेसिस में समझाएंगे, इकोजिटम डाइवर्सिटी में अपन समझेंगे इसको। मतलब 3 प्रकार के जैव विविधता के स्तर अपन देखेंगे। पहला है आनुवंशिक जैव विविधता। देखो, जीन, जीवन निर्माण के लिए एक मूलभूत इकाई किसे मानते हैं? जीन को। किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही आनुवंशिक जैव विविधता है। कैसे? देखो, यहाँ पर प्रजाति कौन सी है? एक ही है, प्रजाति एक ही है, लेकिन उस प्रजाति में जीन की भिन्नता के कारण अलग अलग आनुवंशिक गुण देखने को मिलते हैं। जैसे कोई परिवार जो है ठिगना होता है, कोई लंबा होता है, क्योंकि जैसे माता पिता से आनुवंशिक जीन मिले हैं, गुण मिले हैं, वैसे ही उनकी संतान होगी। मतलब एक ही प्रजाति लेकिन जीन के कारण उसमें विविधता देखने को मिलती है, तो वो क्या कहलाता है? आनुवंशिक जैव विविधता। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति। मतलब एक समान भौतिक लक्षण है और वो जीवों का समूह है तो उसे क्या कहेंगे? प्रजाति। जैसे मानव प्रजाति, मानव ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से शुरू हुआ था और उसके बाद होमो सेपियंस तक आया और मॉडिफाई होकर वर्तमान में होमो सेपियंस सेपियंस हो चुका है। जैसे आते हैं ना, ये कौन से, मेरे को तो आईफोन 16, 17, पहले थे क्या बोलते हैं, 13, 14, 16, 15, 16, 17, मतलब धीरे धीरे मॉडिफाई। वैसे ही मानव जो है कैसे था? पहले ऐसे ऐसे चलता था, बंदर था, मतलब ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था, फिर धीरे धीरे इस तरीके से सीधा होने लगा, फिर इस तरीके से सीधा हो गया और वापस से इस तरीके से हो गया। किस में हो गया? ये मोबाइल है और मोबाइल में ऐसे कुबड़ पट्टी होके बैठा है। मतलब जहां से यात्रा अपन ने शुरू करी थी ना, वहीं पर आ चुके हैं। इस तरीके से बैठे रहते हैं ना, तो मानव शुरू में भी इस तरीके से ही चला करता था, बंदर की तरह। मतलब तभी तो कहने काई बांदराल ना करे। अरे बडेरे कोई झूठे थोड़ी होते हैं, कहते हैं बांदराल ना काई करे, मतलब बंदर की संतान थे भाई।
ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो था वो मानव क्या था, बंदरी था। तो धीरे धीरे अपन क्या है, विकसित हुए, और विकसित होने के बाद अति विकसित हो गए, और इस तरीके से अपन पूरे दिन मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं। मतलब जहां से यात्रा शुरू करी वहीं वर्तमान में चल रहे हैं। तो मानव आनुवंशिक रूप से होमोसेपियंस प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग, दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफी भिन्नता है, यही आनुवंशिक विविधता है। मतलब कद, काठी, रंग, शारीरिक लक्षण जो दिखाई देते हैं वही आनुवंशिक विविधता है। विभिन्न प्रजातियों के विकास में फलने फूलने के लिए आनुवंशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य गुण माना जाता है। तो पहला देखा अपन ने आनुवंशिक जेनेटिक जैव विविधता, दूसरी है स्पेसिफिक डाइवर्सिटी प्रजातीय विविधता। अब देखो ये प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। इसमें देखो अलग अलग जो है प्रजातियां देखने को मिलती है, अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां हो गई, मानव प्रजाति हो गई, पशु प्रजाति हो गई। ये किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार तथा बहुलता से आंकी जाती है। भाई देखो इसमें प्रजातियों की विविधता अपन उनकी समृद्धि, प्रकार तथा बहुलता से आंक सकते हैं। तो ये प्रजातियों की अनेक रूपता को दर्शाता है, और किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से इसको संबंधित माना जाता है। तो ये है प्रजातीय विविधता। अब देखो हॉटस्पॉट क्या होता है। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट कहा जाता है। अपन केवल हॉटस्पॉट चालू कर दे वो अलग है, ये अलग है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कम होती है। तो जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक देखने को मिलती है उनको हॉटस्पॉट कहा जाता है। अगला है पारितंत्रीय विविधता। पारितंत्रों के प्रकारों में व्यापक भिन्नता और प्रत्येक प्रकार के पारितंत्रों में होने वाली पारितंत्रीय प्रक्रियाएं, आवास स्थानों की भिन्नता ही पारितंत्रीय विविधता है। अब देखो सबसे पहले जानना जरूरी है कि पारितंत्रीय विविधता होता क्या है। देखो कहीं पर क्या है, जंगल है, कहीं पर घास भूमि है, कहीं पर क्या है, मरुस्थल है। ये क्या है, ये पारितंत्र है भाई, ये पारितंत्र है। और भिन्नता है, यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर घास भूमि है, यहाँ पर मरुस्थल है, लेकिन स्पष्ट रूप से इनमें अपन भिन्नता नहीं बता सकते। अब लाइन को वापस देखो, पारितंत्रों के प्रकार, व्यापक भिन्नता, प्रत्येक प्रकार के पारितंत्रों में होने वाली पारितंत्रीय प्रक्रियाएं, इसमें अलग प्रकार की प्रक्रियाएं होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी, तथा आवास स्थानों की भिन्नता ही, अब इनकी भिन्नता ही क्या है, पारितंत्रीय विविधता है। मूल रूप से स्पष्ट भाषा में देखें, इनकी भिन्नता ही क्या है, पारितंत्रीय विविधता है। पारितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना मुश्किल है। अरे कहते हैं ना कि 2026 में राजस्थान नहीं पूरे भारत में क्या होगा, परिसीमन होगा, मतलब पुनः सीमा का परीक्षण होगा, सीमा निर्धारित की जाएगी, तो आप इनकी सीमा का परिसीमन नहीं कर सकते। ये जटिल है क्योंकि समुदायों और पारितंत्रों की सीमाएं निश्चित नहीं है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, अन्नामलाई पश्चिमी घाट केरल में है, में घास भूमि तथा उष्णकटिबंधीय शोलावन दोनों पाए जाते हैं। ये पारितंत्रीय विविधता का एक अच्छा उदाहरण माना गया। आपके एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है। अब देखो जैव विविधता के महत्व की बात करते हैं। तो इस संसार में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसका महत्व नहीं है, और सर्वाधिक महत्व जो है जैव विविधता का अपने को देखने को मिलता है। पारिस्थितिकी भूमिका, आर्थिक भूमिका और वैज्ञानिक भूमिका, सभी में जो है जैव विविधता की अहम भूमिका है। आजकल फैक्ट पूछे तो जाते हैं, लेकिन लाइन टू लाइन भी सवाल उठा लेते, तो हर एक चीज कवर करना है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, मेरी ओर से कुछ भी नहीं है। पारितंत्र की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने का काम करती है भाई। पारिस्थितिकी में जैव विविधता की भूमिका क्या है, ये पारितंत्र को स्थिर रखता है तथा संतुलन बनाए रखता है। आर्थिक भूमिका क्या है, ये भोजन देता है, औषधियां देता है, कृषि तथा वन संसाधन की उपलब्धता देता है। कौन, जैव विविधता। वैज्ञानिक भूमिका, जैसे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलग अलग प्रकार की जैव विविधता होगी तो अपन हर वनस्पति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और जानने का प्रयास करेंगे मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपन अपनाएंगे। जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है। मानव समुदायों ने भी आनुवांशिक प्रजातीय
प्रजातीय और पारिस्थितिकी स्तरों पर प्राकृतिक जैव विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। मतलब ये 3 कारक अपन पढ़ चुके हैं। जैव विविधता की पारिस्थितिकी भूमिका। अब जो अपन ने 3 प्रकार की भूमिकाएं देखी, इसमें पहला देखेंगे पारिस्थितिकी, दूसरा देखेंगे आर्थिक, तीसरा देखेंगे वैज्ञानिक। पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई न कोई क्रिया करती है भाई। अब देखो ये जो पारितंत्र होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां कोई न कोई क्रिया करती रहती है। कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित हो सकती है और न ही बनी रह सकती है। कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ उसका उपयोग होता है। प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। मतलब इनकी चेन चलती है पारितंत्र में, इस प्रकार से क्या चलती है, चेन चलती है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ऊर्जा ग्रहण व संग्रहण। जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती है। पारिस्थितिकी में जैव विविधता की भूमिका अपन देख रहे हैं। जैव विविधता कैसे पारिस्थितिकी में भूमिका निभाती है। कार्बनिक पदार्थ का चक्कर चलता रहता है। कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न और विघटित करती है। जल व पोषक तत्वों के चक्कर को बनाए रखती है। जलवायु नियंत्रण में प्रजातीय वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती है और जलवायु को नियंत्रण करने में सहायक होती है। जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका। अब देखेंगे पारितंत्र की स्थिरता और जैव विविधता। अधिक विविधता मतलब अधिक स्थिरता रहेगी। पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी उतनी स्थिरता बनी रहेगी। पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। सिंपल भाषा में इतना याद रखना, अधिक विविधता बराबर अधिक स्थिरता। किसी भी पारितंत्र को स्थिर रखना है तो वहां अधिक जैव विविधता की जरूरत पड़ेगी। प्रजाति सती का प्रभाव क्या होगा भाई। प्रजातियों की सती से पारितंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। वो पारितंत्र जो है धीरे धीरे नष्ट होगा। अधिक जैव विविधता वाले पारितंत्र में पर्यावरण के बदलावों को सहन करने की अधिक संभावनाएं होती है। कैसे, मान लो जैव विविधता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता है, आपको वहां हमेशा सदा हरे भरे वन दिखाई देंगे। अब बोलोगे सर सदा हरे भरे का क्या मतलब हुआ। अरे हुआ ऐसी वहां पर प्रजातियां हो, ऐसे जो है वहां पर जीव है जो हमेशा छाया में रहना पसंद करते हैं। तो वहां पर मान लो आधे पेड़ पत्तियां झाड़ रहे हैं, आधे पेड़ पत्तियां झाड़ रहे हैं, लेकिन आधे पेड़ बाद में पत्तियां झाड़ेंगे। जब झड़े हुए जिनकी पत्तियां झड़ चुकी है उनकी वापस आएगी, तब वो अपने पत्ते झाड़ेंगे। मतलब वहां सदा हरा भरा रहेगा। सदा हरा भरा रहेगा तो ऐसे जीव जंतु जो छाया में रहना पसंद करते हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो अधिक जैव विविधता वाले पारितंत्र में पर्यावरण के बदलावों को सहन करने की अधिक संभावना होती है। जिस पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होगी वे पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। याद रखिएगा भाई। जैव विविधता की आर्थिक भूमिका। पारिस्थितिकी की भूमिका देखिए, अब देखेंगे आर्थिक। तो आर्थिक में तो सिंपल सी बात है भाई, भोजन के पदार्थ उपलब्ध करवाता है, औषधियां उपलब्ध करवाता है, वन संसाधन देता है, मत्स्य संसाधन देता है, सौंदर्य प्रसाधन जैसे प्राकृतिक उत्पादन भी अपने को ये उपलब्ध करवाता है। जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका, बिल्कुल देखिए इस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका देखते हैं। जीवन को समझना, प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ। अपन इस जैव विविधता में विभिन्न प्रकार के जीवों को देखते हैं और प्रत्येक जीव के बारे में अपन जानने का प्रयास करते हैं कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने को मिल गया ना, ये भविष्य में कैसे विकसित होगा, मतलब किस प्रकार से इसका जीवन का विकास आरंभ हुआ और भविष्य में किस प्रकार से ये प्रगति करेगा, इसका विकास कैसे होगा, जीवन कैसे चलता है, पारितंत्र को बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है, ये हम जैव विविधता से समझ सकते हैं। नैतिक जिम्मेदारी ये है भाई अपनी, हमारे साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है। देखो हालांकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पूरे अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण है। अतः कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करने नैतिक रूप से गलत है भाई। हम स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दें। पानी पी लेते हैं एक बार। देखिए इसमें व्यवहारिक अध्याय है, ये लास्ट अध्याय कक्षा 11 का।
ज्यादा फैक्ट नहीं आएंगे, व्यवहारिक है, बस समझना आपको। जैव विविधता का ह्रास पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या वृद्धि के कारण, अरे आपको जैव विविधता ह्रास हो या पर्यावरण प्रदूषण हो, किसी भी चीज में ये एक शब्द तो लिखना। कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग जो है अधिक होने लगा। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी हुई। कमी सिंपल सी बात है भाई, आज जो जयपुर है, आज से 20 साल पहले इतना बड़ा थोड़ी था। और इसके चारों ओर घने जंगल थे। धीरे धीरे मानव ने पैर पसारे, जनसंख्या वृद्धि हुई और उन जंगलों को साफ किया और आज वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। मतलब क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण इस जैव विविधता का ह्रास हुआ है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये भाई इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, देखो भाई, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये 66.5 दक्षिणी अक्षांश है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये 66.5 उत्तरी अक्षांश है, ये उत्तरी ध्रुव है। ये वाला जो बीच वाला क्षेत्र है, ये देखो, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। मैंने कहा यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, मतलब उष्ण, गर्मी को उष्ण बोलते हैं, तो उष्ण और दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। तो ये क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध। ये कर्क रेखा और मकर रेखा से लेके 66.5 दोनों तरफ शीतोष्ण, ना तो पूरा शीत है ना उष्ण है, बीच का है शीतोष्ण कटिबंध। 66.5 से ध्रुवों की ओर शीत कटिबंध। ठीक है भाई। तो बात हो रही है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है भाई। ये संपूर्ण विश्व का कितना है? 25% भाग ये माना गया है। इस 25% भाग में संसार की 3/4, 3/4 इंटू 100 देखते हैं, 25 चौक 100, सॉरी, 4 का भाग 100 में देंगे तो 25 बार जाएगा। 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75, मतलब 75% जनसंख्या रहती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में संसार का 25% क्षेत्र फैलाता है, जिसमें 75% संसार की जनसंख्या निवास करती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां यहाँ पर मिलती है। मतलब संसार की 50% प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। देखो, जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण क्या है? बिल्कुल प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी उद्गार, दानव नल, सूखा। ये आपके लिए होमवर्क है भाई। दावानल, दावानल पूछा जाता है हिंदी में, दावानल किसे कहते हैं? प्राणी जात, वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं। कीटनाशक व प्रदूषक, ये भी जो है हाइड्रोकार्बन और विषैली भारी धातु संवेदनशील प्रजातियों को नष्ट कर देती है। विदेशज प्रजातियां, स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति न होकर बाहर से स्थापित जो होती है वनस्पतियां प्रजातियां, वो भी इसको नुकसान पहुंचाती है। अवैध शिकार, जैसे बाघ, चित्ता, हाथी, गेंडा, मगरमच्छ, मिंक के पक्षियों का उनके सींग, सूंड व खालों के लिए निर्दिष्ट अवैध शिकार जब करते हैं तो भी जैव विविधता का ह्रास होता है। अब देखो, IUCN द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण। सबसे पहले IUCN क्या है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतरराष्ट्रीय संस्था है भाई IUCN ने संकटापन्न पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो संरक्षण के उद्देश्य से प्रजातियों को 3 वर्गों में किसने विभाजित किया है? IUCN ने। पहली उन्होंने श्रेणी बताई है संकटापन्न प्रजाति, दूसरा सुभेद्य प्रजातियां, तीसरा है दुर्लभ प्रजातियां। अब देखो, IUCN विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में एक लिस्ट जारी करती है, एक सूचना देती है, जिसे क्या कहते हैं? रेड लिस्ट कहा जाता है। तो रेड लिस्ट का प्रकाशन कौन करता है? IUCN। ठीक है, किसके लिए? संकटापन्न प्रजातियों के लिए। संकटापन्न प्रजातियां ये पूछा जा सकता है, रेड पाडा क्या है? रेड पाडा एक संकटापन्न प्रजाति है, क्योंकि ये ऐसा का ऐसा चित्र जो है आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये तो याद करना ही करना है, बाकी बाद की बात है। संकटापन्न प्रजातियां जैसे गोडाउन हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, ये सारे के सारे संकटापन्न है।
इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित है जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है, मतलब आने वाले समय में ऐसे ही चलता रहा तो ये लुप्त हो जाएगी। IUCN इन प्रजातियों की जानकारी किसमें देता है? रेड लिस्ट में प्रकाशित करता है। तो रेड लिस्ट क्या है, किसके द्वारा जारी की जाती है, अच्छे से समझ लिया होगा। सुभेद्य प्रजाति वे प्रजातियां जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक जारी रहे, जो आज विलुप्त होने में सहयोगी कारक है वो जारी रहे तो निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा है। निकट भविष्य में आगे जो है विलुप्त होने का खतरा, ऐसी सुभेद्य प्रजातियां कहलाती है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। तीसरी है दुर्लभ प्रजातियां, मतलब बहुत कम मात्रा में मिलती है। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई है, जैसे हम्बोशिया डेक्रेंस बेड, ये फूल की प्रजाति है भाई, एक दक्षिणी एशिया की एक दुर्लभ प्रजाति है। पूछा जा सकता है, छाप लेना। ये इस प्रकार की प्रजाति कहाँ मिलती है? दक्षिणी एशिया में। जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि मानव के अस्तित्व के लिए ये अति आवश्यक है। जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से ऑटोमेटिक संतुलन बिगड़ जाता है, मतलब सारी चीजें असंतुलित हो जाती है। यदि पौधों और प्राणियों की प्रजातियां संकटापन्न होती है तो इससे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है और अंतोतगत्वा मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में आ जाता है। संरक्षण की आवश्यकता, ये चीजें जो है स्थानीय भागीदारी, संस्थागत संरचना, प्रक्रिया की निरंतरता, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। अब देखो पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन इसको देखना। ये रियो डी जेनेरो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील, वहां पर 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसकी ये देखो सुझाव थे कार्य योजना के, ये सुझाव भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से है, निम्न में से नहीं है। अर्थ समिट 1992 सबसे पहले कहां पर आयोजित? रियो डी जेनेरो, कहां है? ब्राजील। ब्राजील खुद कहां है? ये आपके अटलांटिक महासागर के तट पर दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है भाई, ये मान लो दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, तो यहां पर एक देश है जिसका नाम क्या है? ब्राजील है। ठीक है। सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों का भारत अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षरित था। अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एनसीईआरटी में भारत अन्य 155 देशों सहित मतलब 156 देशों का उल्लेख एनसीईआरटी में किया गया है भाई। ठीक है। विश्व संरक्षण, इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है और ये जैव विविधता के सम्मेलन में भी सम्मिलित किया जाता है। विश्व संरक्षण कार्य योजना के सुझाव की बात करें उससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे। इसमें यह सुझाव था कि जो संकटापन्न प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएंगे। इन लाइनों को अच्छे से देखना भाई। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजना और प्रबंध किए जाएंगे। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधे, इमारती लकड़ी, पशुधन व वन्य प्रजातियों को संरक्षित करना इसका एक सुझाव था। वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक सुझाव था। प्रजातियों के पनपने और विकसित होने के स्थान सुरक्षित व संरक्षित हो, यह भी एक सुझाव था। वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप होना चाहिए, ऐसे वैसे अवैध व्यापार नहीं होना चाहिए, यह भी एक सुझाव था। तो ये सारे के सारे जो सुझाव मैंने 6 दिए हैं इनको छाप लेना दिमाग में। भारत में संरक्षण के प्रयास, देखो इसमें कोई ज्यादा याद नहीं रखना आपको। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 याद रखना। कब आया वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम? 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट अपने राजस्थान से शुरू हुआ था कब? 1973 में। जल अधिनियम कब बना? 1974 में, जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। तो 72, 73 और 74 वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, बाघ परियोजना और जल अधिनियम।
संरक्षण के प्रयास में नेशनल पार्क विकसित किए गए, पशु विहार बनाए गए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो अपन ने पहले पढ़ लिए हैं वो बनाए गए। अब देखो महाविविधता केंद्र, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स, वे देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। मैंने कहा ना इनको क्या कहते हैं, महाविविधता केंद्र कहते हैं। कौन से देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है। मतलब ये कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में जितने भी देश है इनको महाविविधता केंद्र कहा जाता है, उन्हें महाविविधता केंद्र कहा जाता है। इन देशों की संख्या कितनी है, आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, 12 है। अमेरिका, अमेरिका के कितने हो गए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों के कितने देश हो गए, 1 2 3 4 और 5 देश हो गए। अब देखो अमेरिका में मैक्सिको आता है आपके उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में 3 ही देश है भाई, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो इन महाविविधता केंद्रों में अमेरिका का एक तो मैक्सिको जो कि उत्तरी अमेरिका में, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका का कोलंबिया, दक्षिणी अमेरिका का इक्वाडोर, दक्षिणी अमेरिका का पेरू, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, ये सारे के सारे आते हैं भाई महाविविधता केंद्र में। अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मतलब कांगो गणराज्य आता है और मेडागास्कर आता है। मेडागास्कर कहाँ है, ये मान लो अफ्रीका है। अफ्रीका में यहाँ पर हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है मेडागास्कर, ठीक है। ये भी किस में आता है, महाविविधता केंद्र में आता है। एशिया प्रांत के चीन हो गया, भारत हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया खुद हो गया। तो ये सारे के सारे महाविविधता केंद्र माने जाते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट, आईयूसीएन ने अधिक संकट में पड़े क्षेत्रों में संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र निर्धारित किए हैं। हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं, क्योंकि पादप ही किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता निर्धारित करते हैं। कुछ पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट आगे अपन देखते हैं। देखो ये मानचित्र के माध्यम से आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको छापना है भाई। हॉटस्पॉट है जैसे ये सेंट्रल अमेरिका के उच्च भूमि वन, ये क्या है, मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका के ये वाले पार्ट सेंट्रल अमेरिका के उच्च भूमि वन। उसके बाद सेंट्रल अमेरिका के निम्न भूमि वन, ये इधर वाले। ये देखो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी इक्वाडोर तथा कोलंबियन काको, और यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला के पास उष्णकटिबंधीय एंडीज हॉटस्पॉट। ये देखिए अंटार्कटिक महासागर में ये ब्राजील वाला क्षेत्र है, तो अंटार्कटिक वन ब्राजील के। ये गिनी की खाड़ी है यहाँ पर, तो ऊपरी गिनी वन यहाँ पर। ये इधर है, ये पूर्वी भाग है, चाप वाला क्षेत्र है, तो पूर्वी चाप पर्वत तंजानिया वाले भाग में। ये मेडागास्कर है, तो मेडागास्कर के पूर्वी भाग में। ये श्रीलंका का सिंह राजा वन श्रीलंका, ये यहाँ पर इंडोनेशिया है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी भाग में क्वींसलैंड। ये देखो यहाँ पर मेलिनेशिया, छोटे छोटे द्वीप है, उनमें से मिलाकर अपन मेलिनेशिया बनाते हैं। न्यू कैलेडोनिया, ये हिमालय का पूर्वी वाला भाग है, ये इधर पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट माने गए हैं। तो यदि भारत की बात करें तो आपके एनसीईआरटी में देखो कौन कौन से हॉट स्पॉट की बात की गई है, पश्चिमी घाट की और पूर्वी हिमालय की। ये क्या है, हॉट स्पॉट। इधर देखिए प्रायद्वीपीय मलेशिया, फिलीपींस हो गया, उत्तरी बोर्निया हो गया, ये सारे के सारे क्या है, हॉट स्पॉट। अब देखो विशेष उदाहरण की बात करें तो मेडागास्कर अपन ने देखा ना, पूर्वी मेडागास्कर, मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधों व जीव में से 85% पौधे व जीव संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं पाए जाते। मतलब मेडागास्कर में 85% इस प्रकार की वनस्पति है जो संसार में अन्य कहीं नहीं है, जीव और पौधे। हवाई द्वीप, देखो प्रशांत महासागर का जो है मध्यवर्ती द्वीप है, यहाँ विशेष प्रकार की पादप व जंतु प्रजातियां मिलती है जो विदेशज प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास के कारण क्या है, असुरक्षित है। हॉटस्पॉट पर निर्भरता की बात करें तो ज्यादातर हॉटस्पॉट में रहने वाले लोग भोजन, जलाने की लकड़ी, कृषि भूमि और इमारती लकड़ी के लिए वहां पाए जाने वाले समृद्ध पारी तंत्रों पर ही निर्भर है भाई। अब देखो आज के सवाल देख लेते हैं अपन। जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है, सभी जीवधारुओं के लिए, चाहे जंतु हो, पौधे हो या अपन हो, सभी के लिए है। असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है, जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, संकटापन्न
प्रजातियां। नेशनल पार्क और पशु विहार किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना गया। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो 1992 में। ये था भाई आज का महत्वपूर्ण प्यारा सा और छोटा सा सेशन। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। पूरी क्लास लेने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी आज की क्लास, और लाइक जरूर करिएगा भाई। ऐसा नहीं है कि आप क्लास देख के चले जाओ, क्योंकि लाइक आपका हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहो, नौकरी लगो, अपना नाम करो। धन्यवाद।